हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू एसपीएस स्टडी पॉइंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। आज की ये क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज मैं लेकर के आया हूँ केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर। ऐसे छात्र छात्राएँ जिनका इस बार एग्ज़ाम OMR सीट पर होना है, यानी जिनके एग्ज़ाम में MCQ टाइप क्वेश्चंस आने हैं, उनके लिए आज की ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको बता दूं, ये क्लास आपको दी जा रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो 2020 में लागू हुई है, और NEP के अकॉर्डिंग जो आप लोग का फोर्थ सेमेस्टर में केमिस्ट्री आप लोग पढ़ रहे हैं, उसका पेपर टाइटल है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। दोस्तों आपको बता दें, ये MCQ मोड में जो एग्ज़ाम होता है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें 75 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं MCQ मोड में, यानी कि बहुविकल्पीय टाइप के। उसमें आपको प्रत्येक का एक ही चयन करना होता है, यानी कि एक आंसर आपको टिक करना रहता है। अब कन्फ्यूजन कुछ छात्र छात्राओं के मन में है कि सर ये किस यूनिवर्सिटी के लिए है। तो NEP के अकॉर्डिंग जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, इसके अकॉर्डिंग सभी विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम तो सेम कर दिया गया है, लेकिन जो पेपर पैटर्न है वो अलग अलग है। कुछ यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव मोड में कराती हैं और कुछ यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम MCQ मोड में कराती हैं। तो अभी कुछ यूनिवर्सिटी का तो नोटिफिकेशन आ चुका है कि उनका एग्ज़ाम MCQ मोड में होगा, जैसे कि राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र छात्रा हैं उनके लिए क्लास महत्वपूर्ण है। DDU यूनिवर्सिटी यानी दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के लिए छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। कानपुर यूनिवर्सिटी के यानी कानपुर विश्वविद्यालय के जो भी छात्र छात्राएँ हैं, उनका एग्ज़ाम भी इस बार MCQ मोड में ही होगा फोर्थ सेमेस्टर का। आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में भी MCQ मोड की बात चल रही है, और मुझे आशा है कि शायद उसका एग्ज़ाम भी MCQ मोड में ही होगा। बाकी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र छात्राएँ हैं, आपको बता दूं, आपका सेकेंड सेमेस्टर 2022 के अंतराल जब सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था तो ऑब्जेक्टिव मोड में हुआ था। तो आप सबके मन में एक क्वेश्चन बना हुआ है, क्या हमारा सेकेंड सेमेस्टर इस बार यानी 2023 के अंतर्गत सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम MCQ मोड में होगा या नहीं होगा। तो आपको बता दें, आप लोग अपनी तैयारी MCQ मोड और रिटन दोनों टाइप से करिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम शायद इस बार MCQ मोड में ही हो, और जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप लोग तक ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए फिलहाल दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं आज के इस मॉडल पेपर को। तो दोस्तों इसमें आज हमने जो चूज़ किए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चूज़ किए हैं। सभी लोग सहयोग करिएगा। वीडियो को जो भी छात्र छात्राएँ देख रहे हैं सभी लाइक कर दीजिए, और चैनल पर जो भी नए आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट किया जाए, प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पे है, दिया गया है कि क्रोमेटोग्राफी इज़ ए फिजिकल मेथड यूज टू द सेपरेट। क्रोमेटोग्राफी एक भौतिक विधि है जिसका उपयोग क्या अलग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आप क्वेश्चन को समझना है यहाँ पर कि क्रोमेटोग्राफी जो है एक भौतिक विधि है, एक प्रकार की फिजिकल मेथड है जिसका उपयोग क्या अलग किया जाता है, यानी कि सिंपल मिक्सचर को अलग किया जाता है, या कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को अलग किया जाता है, या फिर विस्कस मिक्सचर को अलग किया जाता है, या फिर मेटल को अलग किया जाता है, यानी कि धातु को अलग किया जाता है। तो दोस्तों बता दें, क्रोमेटोग्राफी एक भौतिक विधि है जिसका उपयोग सिंपल यानी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को अलग करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर बात आती है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मिक्सचर दोस्तों जिसमें वाटर सम्मिलित है, आपका पानी हो गया, सीमेंट, विटामिन और प्रोटीन, ये सभी एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं। तो जब भी क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चन आए कि क्रोमेटोग्राफी एक भौतिक विधि है जिसका उपयोग क्या अलग करने के लिए किया जाता है, तो क्रोमेटोग्राफी इज ए फिजिकल मेथड यूज टू सेपरेट कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका दूसरा प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछा गया है, विच फोर्स इज इन्वॉल्व इन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में कौन सा बल शामिल होता है? क्रोमेटोग्राफी है उसमें किस प्रकार का बल सम्मिलित होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, लंदन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या ऑल ऑफ एबव। तो दोस्तों क्रोमेटोग्राफी में हाइड्रोजन बॉन्ड भी शामिल होता है, यानी हाइड्रोजन बंध भी इसमें शामिल होता है। लंदन फोर्स भी, यानी कि बैलेंस जो है वेस्पर माफ करिएगा वंडरवॉल फोर्स भी शामिल होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इसमें शामिल होता है। तो यहाँ पर
जो आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी के अंतर्गत हाइड्रोजन बॉन्ड, लंदन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये तीनों इसमें सम्मिलित होते हैं, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही हो सभी लोग सबसे पहले तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट इज एन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी किस पर आधारित है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन। तो दोस्तों आयन एक्सचेंज जो क्रोमेटोग्राफी है वो किस पर आधारित है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पर या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयन सब्सटेंस, एब्जॉर्प्शन ऑफ क्रोमेटोग्राफी या फिर पैटर्न ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो दोस्तों जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पर आधारित है। किस पर आधारित है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जिसके अंतर्गत आयन और पोलर मॉलिक्यूल को, जो आयन और पोलर मॉलिक्यूल हैं उनको विद्युत आवेश के आधार पर इनको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। ठीक है, इसी पर आधारित है आपका यानी कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सॉल्वेंट एक्सटेंशन इज ए एनालिटिकल टेक्निक फॉर, यानी विलायक निष्कर्षण एक विश्लेषणात्मक तकनीक है सेपरेशन की या फिर क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव की या आइडेंटिफिकेशन की। तो दोस्तों विलायक निष्कर्षण एक विश्लेषणात्मक तकनीक है किसकी, सेपरेशन की। ठीक है, ये सेपरेशन आपका यहाँ पर सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सेपरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, वाई विच रूल इज सॉल्वेंट एक्सटेंशन डिफाइन, विलायक निष्कर्षण किस नियम द्वारा परिभाषित होता है। जो विलायक निष्कर्षण है वो किस नियम के द्वारा परिभाषित किया जाता है, बायल्स लॉ या नॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या फिर बेयर्स लॉ। तो आपको बता दें दोस्तों विलायक निष्कर्षण नॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन रूल के आधार पर परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, महत्वपूर्ण है आपके लिए। ओके, कि नॉरेस्ट का यानी कि नॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन रूल क्या परिभाषित करता है, तो आप बताएंगे विलायक निष्कर्षण सिद्धांत को ये परिभाषित करता है। ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेम्ब्रेन सेपरेशन टेक्निक, निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली पृथक्करण तकनीक नहीं है, झिल्ली पृथक्करण तकनीक नहीं है। तो पहला है अल्ट्रिफिकेशन, अल्ट्रिफिकेशन के द्वारा झिल्ली पृथक्करण किया जाता है, यानी मेम्ब्रेन सेपरेशन टेक्निक है एक प्रकार की। दूसरा है माइक्रोफिलामेंट, तो माइक्रोफिलामेंट भी झिल्ली पृथक्करण से संबंधित है। तीसरा आपका है रिवर्स ओमियोसिस, जो आप लोगों ने बॉटनी में पढ़ा था। ये तीनों आपके झिल्ली पृथक्करण के मेथड हैं। ठीक है, तो ये आपके तीनों सही हैं। बाकी सॉल्वेंट एक्सटेंशन आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, ये शामिल नहीं है झिल्ली पृथक्करण में। कौन सा शामिल नहीं है, सॉल्वेंट एक्सटेंशन, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा सही है, डी नंबर प्रश्न आपका ये सही आंसर हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, डी नंबर, सॉल्वेंट एक्सटेंशन जो झिल्ली पृथक्करण में सम्मिलित नहीं है। बाकी अल्ट्रिफिकेशन, माइक्रोफिलामेंट, रिवर्स ओमियोसिस ये तीनों मेम्ब्रेन सेपरेशन टेक्निक हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी विथ सॉलिड स्टेशनरी फेज, ठोस स्थिर प्रावस्था के साथ क्रोमेटोग्राफी, ठोस स्थिर प्रावस्था के साथ क्रोमेटोग्राफी क्या एक साइक्लिक क्रोमेटोग्राफी है या स्क्वायर क्रोमेटोग्राफी है या सॉलिड क्रोमेटोग्राफी है या एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी विथ सॉलिड स्टेशनरी फेज इज एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ओके, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का
सही आंसर होगा कि ठोस स्थिर प्रावस्था के साथ क्रोमेटोग्राफी एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन रिवर्स क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज मेड अप ऑफ। रिवर्स क्रोमेटोग्राफी में स्थिर प्रावस्था बनाया जाता है नॉन पोलर से, स्टेशनरी फेज से, या बोथ ए और बी दोनों से, या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों आपको बता दें, रिवर्स क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज मेड अप ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल यानी कि आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, गैर ध्रुवीय अणु। रिवर्स क्रोमेटोग्राफी में स्थिर प्रावस्था जो बनाया जाता है वो नॉन पोलर यानी गैर ध्रुवीय बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि पूछा गया है इन विच द वैल्यू ऑफ के इज लेस देन दे आर सिमिलर। जिसमें के का मान कम होता है उसमें समानता होती है। जिसमें के का मान कम होता है, ठीक है, उसमें समानता होती है। तो उसमें समानता क्या होती है दोस्तों? स्टेशनरी फेज की समानता। जिसमें के का मान कम होता है उसमें जो समानता होती है वो स्टेशनरी फेज की समानता होती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जो कि पूछा गया है कि इन क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज कैन बी डिसाइडेड टू द सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, यानी कि क्रोमेटोग्राफी में स्थिर प्रावस्था को ठोस पर समर्पित किया जा सकता है। क्वेश्चन को समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि यानी कि इन क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज कैन बी डिसाइडेड टू द सॉलिड। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी में स्थिर प्रावस्था को ठोस समर्पित किया जा सकता है सॉलिड और लिक्विड के द्वारा, लिक्विड और गैस के द्वारा, या सॉलिड केवल ठोस के द्वारा, या फिर लिक्विड केवल यानी कि लिक्विड केवल लिक्विड के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों क्रोमेटोग्राफी में जो स्थिर प्रावस्था को ठोस पर समर्पित किया जा सकता है तो लिक्विड और गैस, लिक्विड और सॉलिड दोनों के रूप में। इसीलिए आपका यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सबसे इम्पॉर्टेंट होगा और सही आंसर होगा। ठीक है, जब भी यहाँ पर बात हो क्रोमेटोग्राफी में स्थिर प्रावस्था की, तो जो ठोस है ये दोनों पर लागू होगा, सॉलिड और लिक्विड दोनों पर। ओके, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है इन क्रोमेटोग्राफी द मोबाइल फेज कैन बी यूज टू। क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल प्रावस्था निम्नलिखित में से उपयोग किया जा सकता है सॉलिड और लिक्विड के द्वारा, लिक्विड और गैस के द्वारा, गैस ओनली, या लिक्विड ओनली। तो दोस्तों आपको बता दें क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल प्रावस्था लिक्विड और गैस के द्वारा उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर है, लिक्विड और गैस। ओके, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि पूछा गया है क्रोमेटोग्राफी है घुलनशीलता, सांद्रता, या क्षालन क्षमता, या विलेयता, या फिर चालन क्षमता, या का और खा दोनों, यानी कि ए और बी दोनों, या फिर गा दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें क्रोमेटोग्राफी जो है ये घुलनशील सांद्रता और विलेय सांद्रता दोनों इसके पास होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी गा हो जाएगा। ए और बी दोनों घुलनशील सांद्रता और विलेय सांद्रता। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्रोमेटोग्राफी क्या है, तो घुलनशील सांद्रता इसके पास होती है और विलेय सांद्रता भी होती है। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज द कैरियर गैस। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कैरियर गैस के रूप में किया जाता है? चलिए फटाक से बताइए सभी लोग, कैरियर गैस के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? इनमें से किसका उपयोग कैरियर गैस के रूप में किया जाता है? आपका ऑप्शन है CO2, O2, HE या CH4। तो दोस्तों आपको बता दें कैरियर गैस के रूप में हीलियम को जाना जाता है। ये आपका एक कैरियर गैस है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, हीलियम। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इसको कैरियर गैस के नाम स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है, यानी कि किसने
मास स्पेक्ट्रोमेट्री का खोज किया था? तो दोस्तों मास स्पेक्ट्रोमेट्री का जो खोज किया था वो किसने किया था? डम्पस्टर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, डम्पस्टर। ठीक है, डम्पस्टर ने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की खोज, स्पेक्ट्रोमेट्री की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच रेशियो इज मेजर्ड बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री? मास स्पेक्ट्रोमेट्री द्वारा किस अनुपात को मापा जाता है? तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री द्वारा दोस्तों m/e को मापा जाता है। ठीक है, इसको मापा जाता है m/e, कैपिटल M रहेगा और स्मॉल e रहेगा। ओके, यानी यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा, m/e। ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री द्वारा मापा जाता है। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री द्वारा किस अनुपात में मापा जाता है? तो m/e के अनुपात में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जो कि पूछा गया है, द लार्जेस्ट पीक ऑफ द मास स्पेक्ट्रम इज? मास स्पेक्ट्रम की सबसे बड़ी पीक क्या है? यहाँ पर मास स्पेक्ट्रम की पीक पूछी गई है कि इनमें से मास स्पेक्ट्रम की पीक कौन सी है? ठीक है, फ्रैगमेंट पीक, नेगेटिव आयन पीक, या मॉलिक्यूलर पीक, या फिर बेस पीक। तो सबसे बड़ी जो पीक है दोस्तों वो है बेस पीक। बेस पीक जो है वो सबसे बड़ी पीक है किसकी? मास स्पेक्ट्रम की। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बेस पीक इज द लार्जेस्ट पीक ऑफ मास स्पेक्ट्रम। ओके, अगला प्रश्न है, विच पीक हैज़ द हाईएस्ट मास नंबर? यानी किस पीक के पास सर्वाधिक द्रव्यमान संख्या होता है? हाईएस्ट मास नंबर पूछा गया है कि किसके पास सर्वाधिक द्रव्यमान संख्या है? बेस पीक के पास, या मॉलिक्यूलर पीक के पास, या मेटल आयन पीक, या नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, मॉलिक्यूलर पीक के पास हाईएस्ट मास नंबर होता है, इसलिए आपका यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जो कि पूछा गया, मास स्पेक्ट्रोमेट्री गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मास स्पेक्ट्रोमेट्री की आणविक संरचना के बारे में जानकारी देती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, या बोथ ए और बी, या नन ऑफ दीज। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री आणविक संरचना के बारे में जानकारी देती है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार के कंपाउंड के बारे में मास स्पेक्ट्रोमेट्री हमें सूचना देती है। यानी मास स्पेक्ट्रोमेट्री गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑप्शन ए और बी दोनों यहाँ पर सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप टिक करेंगे, बोथ ए एंड बी दोनों। ओके, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, जो कि पूछा गया है, द सिंपल इंट्रोडक्शन इनटू द मास स्पेक्ट्रोमीटर माफ करेगा स्पेक्ट्रोमीटर शुड बी एज फॉलो। मास स्पेक्ट्रोमीटर में पेश किया गया नमूना किस रूप में होना चाहिए? जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है उसमें जो आप नमूना यूज करते हैं, यानी कि कोई भी आपको सैंपल ले लिया, ठीक है, कोई भी आपने सैंपल लिया, अब उसको उस सैंपल को आपको मास स्पेक्ट्रोमीटर में क्या करना है? मापना है, यानी कि देना है। कैसे इसको चेक करना है? तो वो जो नमूना है वो किस रूप में होना चाहिए? सॉलिड में होना चाहिए, लिक्विड में होना चाहिए, या गैस के रूप में होना चाहिए, या वेपर के रूप में होना चाहिए? तो दोस्तों जब भी बात हो मास स्पेक्ट्रोमीटर में जो पेश किए गए नमूने हैं वो किसके? वेपर रूप में होने चाहिए। किस रूप में? वेपर रूप में होने चाहिए। ठीक है, वाष्पशील अवस्था, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कौन सा आंसर? डी नंबर। मास स्पेक्ट्रोमीटर में पेश किया गया नमूना जो होगा वो वेपर रूप में होगा। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, टाइप्स ऑफ एनालाइजर यूज इन द मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में प्रयुक्त विश्लेषक के प्रकार। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जो प्रयुक्त विश्लेषक के प्रकार हैं वो 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार के विश्लेषक मास
स्पेक्ट्रोमेट्री में प्रयुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 जो कि पूछा गया इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मास स्पेक्ट्रोमेट्री आर। मास स्पेक्ट्रोमीटर में महत्वपूर्ण घटक, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर आर। ठीक है, तो यहाँ पर मास स्पेक्ट्रोमीटर के महत्वपूर्ण घटक पूछे गए हैं। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर के जो महत्वपूर्ण घटक हैं वो हैं आपके सेपरेटर, कलेक्टर, आयन रिसोर्स। ये तीनों सबसे इम्पॉर्टेंट घटक हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। ओके, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसी प्रकार की क्लास अब आपको संचालित की जाएगी, सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका जो कि पूछा गया था, बेस पीक इन द मास स्पेक्ट्रम इज। द्रव्यमान स्पेक्ट्रम में आधार शिखर है। लोवेस्ट मास पीक, पीक कॉरस्पॉन्डिंग टू प्रेजेंट आयन, या हाईएस्ट मास पीक, या पीक सेट एट 100% रिलेटिव इंस्टेंटी। तो दोस्तों द्रव्यमान स्पेक्ट्रम में जो आधार शिखर है वो पीक सेट होता है 100% रिलेटिव इंटेंसिटी पर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। द बेस पीक इन द मास स्पेक्ट्रम इज पीक सेट टू 100% रिलेटिव इंस्टेंटी, यानी कि इंटेंसिटी। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, हु इन्वॉल्व द मास स्पेक्ट्रोमेट्री, यानी कि हु डिस्कवर यहाँ पर होना चाहिए, किसने खोज किया है मास स्पेक्ट्रोमीटर का। मास स्पेक्ट्रोमीटर की खोज किसने की थी? हु इंट्रोडक्ट या हु डिस्कवर द मास स्पेक्ट्रोमीटर, यानी मास स्पेक्ट्रोमीटर की खोज किसने की थी? तो मास स्पेक्ट्रोमीटर की जो खोज की थी वो जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आपका बी नंबर। ठीक है, जे थॉमसन, मास स्पेक्ट्रोमीटर की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, इसको तैयार रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जो कि पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन इज अचीव्ड बाय। इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन के द्वारा क्या प्राप्त किया जाता है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया जाता है। इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन के द्वारा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द यूज ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या यूज है? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज पूछा गया है। ऑप्शन आपका दिया गया, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर वेट, टू एक्सप्लेन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि केमिकल स्ट्रक्चर पर किसी भी मॉलिक्यूल का केमिकल स्ट्रक्चर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में व्यक्त करता है, या मॉलिकुलर वेट बताता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, या फिर दोनों, या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मॉलिकुलर वेट बताता है और साथ ही साथ ये किसी भी मॉलिक्यूल का केमिकल स्ट्रक्चर भी बताता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 27 जो कि पूछा गया, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नीडेड। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की आवश्यकता क्या है? हाई टेम्परेचर, हाई कूलिंग, हाई वैक्यूम, या हाई प्रेशर। तो दोस्तों मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो आवश्यकता है वो हाई वैक्यूम की होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाई वैक्यूम आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 जो कि पूछा गया है, हु एंड व्हेन रोट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिद्धांत पर पहली बार किसने और कब लिखा? जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत है उसने पहली बार किसने लिखा और कब लिखा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है बैन 1800
98 में, या दूसरा है डम्पस्टर जिसने 1960 में लिखा है। ऑप्शन सी है दोस्तों बेयोन इन 1960। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नोट कर लीजिएगा ये टॉपिक आपका, ठीक है। ये हिंदी में इसे कहते हैं बेयोन। और 1960 में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिद्धांत को पहली बार इन्होंने प्रस्तुत किया था। किसने? बेयोन साहब ने। ओके, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ये डी वाला दिया गया बेयोन दिया है 1858, लेकिन इन्होंने 1960 में प्रस्तुत किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 जो कि पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी लोवेस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी इनमें से कौन सा लोवेस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है? IR रेडिएशन, माइक्रोवेव्स, UV वेव्स या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, नन ऑफ दीज। क्योंकि जो लोवेस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो IR यानी इंफ्रारेड रेडिएशन नहीं हो सकता, और ना ही माइक्रोवेव्स है और ना ही UV वेव्स है। ये जो होता है वो होता है रेडियो वेव्स होता है। क्या होता है? रेडियो वेव्स होता है, ठीक है। जो लोवेस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो रेडियो वेव्स होता है। तो रेडियो वेव्स यहाँ पर नहीं दिया गया, नन ऑफ दीज है। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पर ना ही UV, ना ही IR और ना ही माइक्रोवेव्स होगा। ओके, तीनों ऑप्शन गलत है। रेडियो वेव्स, लोवेस्ट फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज रेडियो वेव्स। नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है जो कि पूछा गया है, द सिलेक्शन रूल फॉर प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा आर। शुद्ध घूर्णीय रमन स्पेक्ट्रा के चयन के नियम क्या हैं? तो दोस्तों ये जो ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C और D, ये ऑप्शन रॉन्ग दिए गए हैं, ठीक है। शुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा के चयन के जो नियम हैं वो क्या हैं? तो मैं आपका ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा डेल J इक्वल टू 0 ± 1, ठीक है। ये आपका ए ऑप्शन है। तो क्या ये है शुद्ध घूर्णीय रमन स्पेक्ट्रा का चयन नियम? तो बिल्कुल नहीं। चलिए मैं डायरेक्ट इसका आंसर आप लोग को बता देता हूँ और नोट कर लीजिएगा। इसका जो आंसर है दोस्तों, जो सिलेक्शन रूल ऑफ प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा है वो है डेल J इक्वल टू 0 ± 2। ओके, तो आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा करेक्ट आंसर। जब भी सिलेक्शन रूल फॉर प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा पूछा जाए तो DJ यानी डेल J इक्वल टू 0 यानी कि ±2 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 जो कि पूछा गया है कि द रमन लाइन ऑन द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी साइड आर कॉल्ड। निमंत्रण आवृत्ति की ओर रमन रेखाएं क्या कहलाती हैं? स्ट्रोक कहलाती हैं, पर स्ट्रोक कहलाती हैं, या रेलेजिन कहलाती है, या नन ऑफ एबव कहलाती हैं? तो दोस्तों निमंत्रण आवृत्ति की ओर बनने वाली जो रमन रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? स्ट्रोक कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 जो कि पूछा गया है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूजुअली परफॉर्म्ड इन द एरिया ऑफ। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रायः किस क्षेत्र में की जाती है? नियर इंफ्रारेड, विजुअल, माइक्रोवेव्स, या ऑप्शन नंबर सी आपका दिया गया है जो कि रेडियो एक्टिव तरंगे हैं, ठीक है। तो ये आपका डी नंबर तो यहाँ पर रॉन्ग आंसर है। ये ऑप्शन डी जो दिया गया है दोस्तों वो आपका रॉन्ग है, ठीक है। बाकी यहाँ पर पहला ऑप्शन है नियर इंफ्रारेड, तो नियर इंफ्रारेड बिल्कुल नहीं होगा। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रायः जाती है विजुअल के क्षेत्र में जिसे दृश्य कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? दृश्य तरंगे कहते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दृश्य तरंग। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रायः दृश्य तरंगों की हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 जो कि हु गेव द आइडिया ऑफ मैटर वेव। द्रव तरंगों का विचार किसने दिया था? जो द्रव तरंग का विचार था सर्वप्रथम किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने दिया था, या जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने दिया था, या अल्बर्ट आइंस्टीन ने, या लुइस डी ब्रॉगली ने? तो दोस्तों आइडिया ऑफ मैटर वेव जो दिया था वो लुइस डी ब्रॉगली ने दिया था। किसने दिया था? लुइस डी ब्रॉगली। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 जो कि है कि डी ब्रॉगली की परिकल्पना के अनुसार कण में हैं केवल लहर जैसी विशेषता, केवल कण जैसे गुण, या वेव लाइक और पार्टिकल लाइक दोनों गुण, या इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में दोस्तों बताने का प्रयास करूंगा। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस प्रैक्टिकल पार्टिकल्स है, तो ऑप्शन दे दिया गया है पहला कि वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक ओनली, या पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज ओनली, या सी है बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज, या नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर है दोस्तों, केवल आपका जो सही आंसर हो जाएगा 34 नंबर में सी, वेव लाइक और पार्टिकल लाइक दोनों की तरह डी ब्रॉगली की परिकल्पना के अनुसार जो कण होते हैं वो वेव लाइक और पार्टिकल लाइक दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है जो कि पूछा गया है हाइगेंसबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत क्या कहता है, यानी कि द हाइगेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट दैट। हाइगेंसबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत जो है वो क्या कहता है? ये कहता है कि एक ही समय में किसी कण की स्थिति और वेग को जानना संभव है या असंभव है। दूसरा है बी नंबर कि एक ही समय में किसी कण की स्थिति और संवेग को जानना असंभव है, या एक ही समय में किसी कण की ऊर्जा और संवेग को जानना संभव है, या किसी के चक्रण को जानना असंभव है। तो दोस्तों हाइगेंसबर्ग अनिश्चितता का जो सिद्धांत है वो बताता है कि एक ही समय में किसी कण की स्थिति, यानी कोई भी कण कहाँ है और उसका संवेग, ये जानना असंभव है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। हाइगेंस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट दैट इट इज इम्पॉसिबल टू नो द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल एट द सेम टाइम। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 जो कि पूछा गया है प्रायिकता घनत्व फलन के आकार का महत्व क्या है। प्रायिकता घनत्व फलन के आकार का महत्व, जिसे इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द शेप ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। पहला ऑप्शन है यह प्रणाली को ऊर्जा देता है, यह तंत्र को गति प्रदान करता है, या कण को खोजने की संभावना का स्थानिक विवरण देता है। तो दोस्तों प्रायिकता का घनत्व फलन के आकार का जो महत्व होता है वो बताता है कि कण के खोजने की संभावना का स्थानिक विवरण ये देता है प्रायिकता। ओके, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द शेप ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज इट गिव्स टू सेपरियल डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आप सबका बार बार कमेंट आ रहा था कि सर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्लास लीजिए ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के छात्र छात्राओं को आसानी हो सके। तो आपकी क्लास ठीक इसी प्रकार से रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। तो आप लोग सब सहमत हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 37 नंबर जो कि पूछा गया है कि प्रमुख क्वांटम संख्या क्या है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम संख्या जो मुख्य क्वांटम संख्या है। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या क्या है? यहाँ पर प्रमुख लिख गया है लेकिन ये मुख्य क्वांटम संख्या था। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या एक कक्षीय, यानी कि यह कक्षीय के आकार को निर्धारित करती है, या कक्ष के आकार और ऊर्जा का निर्धारण करती है। यानी प्रमुख क्वांटम संख्या या कक्षा के उन्मुखीकरण को निर्धारित करती है, या इलेक्ट्रॉन के स्पिन को निर्धारित करती है। यानी कि व्हाट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है भैया? इट डिटरमाइन द साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। ओके, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 37 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? बी, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम संख्या जो है वो क्या बताती है? डिटरमाइन करती है साइज और एनर्जी, किसी भी ऑर्बिटल की साइज और एनर्जी का निर्धारण करती है प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर 37 नंबर का आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी यह कक्षीय के आकार और ऊर्जा को निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियल वेव फंक्शन पूछा गया है। व्हाट इज द रेडियल वेव फंक्शन? आपको क्वेश्चन है व्हाट इज द रेडियल वेव फंक्शन, यानी कि रेडियल वेव फंक्शन क्या है।
ऑप्शन आपका दिया गया है कि यह अंतरिक्ष में किसी विशेष बिंदु पर इलेक्ट्रॉन को खोजने की संभावना का वर्णन करता है, या कक्षीय के आकार का वर्णन करता है, या कक्षीय के उन्मुखीकरण का वर्णन करता है। तो रेडियल वेव फंक्शन की अगर बात किया जाए, जो रेडियल वेव फंक्शन है दोस्तों, ठीक है, रेडियल वेव फंक्शन ये डिस्क्राइब करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट पार्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि रेडियल वेव फंक्शन अंतरिक्ष में किसी विशेष बिंदु पर इलेक्ट्रॉन को खोजने की संभावना का वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न जो कि पूछा गया, व्हाट इज द एंगुलर वेव फंक्शन। एंगुलर वेव फंक्शन क्या है, कोणीय तरंग के कार्य पूछा गया। व्हाट इज द एंगुलर वेव फंक्शन। ऑप्शन ए दिया गया है, इट डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन पार्टिकुलर पॉइंट इन द स्पेस। दूसरा है, इट डिस्क्राइब द शेप ऑफ ऑर्बिटल, इट डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, इट डिस्क्राइब द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों एंगुलर वेव फंक्शन क्या निर्धारित करता है, ये डिस्क्राइब करता है शेप ऑफ द ऑर्बिटल। शेप ऑफ द ऑर्बिटल, एंगुलर वेव फंक्शन क्या निर्धारण करता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोणीय तरंग फलन, कोणीय तरंग फलन जो है ये कक्षीय के कार्य का वर्णन करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल का शेप पूछा गया है कि आकार कैसा होता है, डम्बला शेप होता है, या स्पेरिकल होता है, या फिर क्लोवर शेप होता है, या फिर एंगुलर यानी कि एंगुलर शेप होता है। तो कच्छक का, यस कच्छक का जो आकार होता है वो कैसा होता है, गोलाकार होता है। कैसा होता है दोस्तों, गोलाकार होता है, यानी कि स्पेरिकल होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ध्यान रखिएगा, गोलाकार होता है एस ऑर्बिटल का यानी आकार। ठीक है, तो एस कक्षक का जो आकार होगा, यहाँ पर एस कक्षक का आकार जो होगा वो गोलाकार होगा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज हुंड लॉ। हुंड का नियम क्या है। हुंड का नियम क्या है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन फिल ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन फिल ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज, या इलेक्ट्रॉन फिल ऑर्बिटल विथ द सेम स्पिन बिफोर पेयरिंग, या इलेक्ट्रॉन फिल ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्पेस। तो अब आप बताइए, हुंड का नियम जो आपने 12th क्लास में भी पढ़ा था, और आपने हुंड का नियम पढ़ा होगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री में पढ़ा है आप लोग ने। ठीक है, तो दोस्तों हुंड का नियम क्या कहता है। हुंड का नियम यह है कि इलेक्ट्रॉन फिल ऑर्बिटल विथ द सेम स्पिन बिफोर पेयरिंग। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। युग्मित होने से पहले इलेक्ट्रॉन ही स्पिन के साथ ऑर्बिटल में भरते हैं। ठीक है, हुंड का नियम क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ती हुई ऊर्जा क्रम में यानी कि भरते हैं, या इलेक्ट्रॉन बढ़ते आकार के क्रम में ऑर्बिटल भरते हैं, या युग्मित होने के साथ इलेक्ट्रॉन एक ही स्पिन के साथ ऑर्बिटल में भरे जाते हैं, या आकार की जटिलता को बढ़ाने के क्रम में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में फिल किए जाते हैं। तो चलिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर हुंड की बात हो रही थी। हुंड की बात मैंने आप लोग बताई कि जो हुंड रूल है वो कहता है कि किसी भी परमाणु के उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं हो सकता जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल ना हो जाए। तो इसीलिए ऑप्शन सी आप टिक करेंगे कि युग्मित होने के पहले इलेक्ट्रॉन एक ही स्पिन के साथ ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42 जो कि पूछा गया, व्हाट इज द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, डम्बला शेप होगा, या स्पेरिकल होगा, या क्लोवर शेप होगा। तो पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डम्बलाकार होता है। इस प्रकार से पी ऑर्बिटल का शेप होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। डम्बल के आकार का होता है पी ऑर्बिटल का शेप। ओके, चलिए अगला प्रश्न है जो कि पूछा गया, व्हाट इज द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा। तो दोस्तों डी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो क्लोवर शेपड होता है। क्लोवर शेपड होता है, यानी जिसे कहते हैं क्लोवर के आकार का। ठीक है, ठीक इस प्रकार से होता है ये,
जो है ये डी ऑर्बिटल का शेप होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर है। और डी ऑर्बिटल में कितने कक्षक होते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है कितने ऑर्बिटल होते हैं। तो जैसे कि जब आप अबाउ प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने खाने होते हैं आपके, एस में 2, पी में कितने 5 और डी में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं 10। ठीक है, इसमें 5 खाने होते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल होते हैं। तो कभी कभी पूछ लेता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा डी का 10। ओके, डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिल किए जाते हैं 10। एस कक्षक में कितने होते हैं, और पी की बात किया जाए तो पी में कितने 3। ओके, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं डी ऑर्बिटल में वो कितने होते हैं, 10 होते हैं, ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, जो कि है व्हाट इज द अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल क्या है, अबाउ का सिद्धांत क्या है। अबाउ का प्रिंसिपल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स फिल ऑर्बिटल इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, या बी है कि इलेक्ट्रॉन्स फिल ऑर्बिटल इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन्स फिल ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ शेप, या ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन्स फिल इन द ऑर्बिटल्स। तो दोस्तों अबाउ सिद्धांत कहता है, क्या बताता है अबाउ का सिद्धांत, अबाउ का जो नियम है वो हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ती ऊर्जा के क्रम में ऑर्बिटल भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की बढ़ती ऊर्जा के क्रम में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही है, यही स्टेट देता है क्या अबाउ प्रिंसिपल, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फिल ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, जिसमें n+l रूल की मदद से हम इस नियम का निर्धारण करते हैं और इसके हिसाब से ऑर्बिटल में, यानी कि ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो फिल किए जाते हैं ऑर्बिटल में ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी की। ओके, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है, इलेक्ट्रॉन बढ़ती ऊर्जा के क्रम में ऑर्बिटल में भरे जाते हैं, यही अबाउ का नियम बताता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द प्लांक्स रेडिएशन। प्लांक का विकिरण नियम क्या है, प्लांक का विकिरण नियम क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है टू इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक स्पॉट रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रिसेट टू 4th पावर, यानी कि रिलीज होना चाहिए यहाँ पर रिलीज टू 4th पावर, यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन की तीव्रता 4थी शक्ति तक बढ़ाए गए तापमान के एक जैसी होती है। ये ऑप्शन बी है द एनर्जी ऑफ द फोटॉन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक फोटॉन की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। यानी प्लांक का जो विकिरण नियम है वो ये कहता है कि एक फोटॉन की ऊर्जा की आवृत्ति के समानुपाती होती है या नहीं। ऑप्शन सी है द वेवलेंथ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसकी तरंग दैर्ध्य जिसकी आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो दोस्तों आपको बता दें जो प्लांक का विकिरण नियम है वो बताता है द एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की ऊर्जा इसको आवृत्ति के समानुपाती के रूप में होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, यही आपका प्लांक का विकिरण नियम है। ओके, प्लांक विकिरण नियम डिफाइन करता है द एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, जो कि पूछा गया व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव जिसे कहते हैं क्या होता है। ऑप्शन दिया गया है आपका इमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम ए हीटेड बॉडी, यानी किसी गर्म वस्तु से प्रकाश का उत्सर्जन, या ऑप्शन बी है इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन द एक्सपोनेंट ऑफ लाइट इज सर्टेन फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक निश्चित आवृत्ति के प्रकाश के संपर्क में आने पर धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, ये फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव है। यह ऑप्शन सी है बेयरिंग द लाइट व्हेन पासिंग थ्रू ए मीडियम ऑफ द डिफरेंट मोड, यानी भिन्न अपवर्तनांक के माध्यम से गुजरने वाले प्रकाश का मोड़ना, इसे कहते हैं। या अगला आपका ऑप्शन नंबर डी है ट्रांसमिशन ऑफ द लाइट एट बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया ऑफ द डिफरेंट इंफ्रारेड इंसिडेंट, यानी कि विभिन्न अपवर्तनक सूचकांक के साथ दो मीडिया के बीच, यानी कि दो माध्यम, मीडिया यहाँ पर दिया गया दो माध्यम के बीच प्रकाश सीमा का रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये कंपन प्रभाव है।
तो अब ऑप्शन तो आपके सम्मुख दिया गया है, तो काम जो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव है दोस्तों वो क्या है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन एक्सपोर्ट द लाइट फ्रॉम ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी, एक निश्चित आवृत्ति के प्रकाश के संपर्क में आने पर धातु की सतह में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, यही आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस, यानी कि जब कोई इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक मेटल सरफेस से टकराता है और व्हेन एक्सपोर्ट द लाइट ऑफ ए सर्टेन टाइम फ्रीक्वेंसी, ओके, तो एक निश्चित आवृत्ति के प्रकाश के संपर्क में जब कोई धातु की सतह एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्सर्जन होती है तो उसी को फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका बी नंबर, ऑप्शन नंबर सी, बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, जो कि पूछा गया है व्हाट इज द हीट कैपेसिटी ऑफ ए सॉलिड, किसी ठोस की ऊष्मा क्षमता क्या होती है, किसी भी ठोस की ऊष्मा क्षमता क्या होती है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ डैश बाई 1 डिग्री सेल्सियस। ये ऑप्शन बी है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट ऑफ सॉलिड, ये ऑप्शन सी दिया गया है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज द सॉलिड, ऑप्शन डी है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन सॉलिड। दोस्तों किसी भी ठोस की जो ऊष्मा की क्षमता होती है वो होती है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डैश 1 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हीट कैपेसिटी ऑफ ए सॉलिड क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ डैश बाई 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 48, जो कि पूछा गया है व्हाट इज कंपटन इफेक्ट, कंपटन प्रभाव क्या है। कंपटन प्रभाव क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कंपटन प्रभाव और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये दोनों पूछे जाएंगे प्रश्न आपसे। तो कंपटन इफेक्ट कहता क्या है, पहला ऑप्शन दिया गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट द बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया विथ डिफरेंट इंफ्रारेड इंसिडेंस, यानी कि विभिन्न अपवर्तन सूचकांक के माध्यम से दो माध्यम के बीच की सीमा पर प्रकाश का प्रतिबिंब, क्या ये कंपटन प्रभाव है। ये ऑप्शन बी है फाइंडिंग द लाइट व्हेन द पासिंग थ्रू ए मीडियम ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी विभिन्न अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरने पर प्रकाश का मुड़ना, ये कंपटन प्रभाव कहलाता है। या इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सरफेस ऑफ ए मेटल व्हेन एक्सपोर्ट द लाइट ऑफ ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी, एक निश्चित आवृत्ति के प्रकाश के संपर्क में आने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। यह ऑप्शन नंबर डी आपका है, डी है जो कि बताता है यानी कि स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबस्टेंस, यानी किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का एक्सरे का प्रकीर्णन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन द्वारा एक्सरे का प्रकीर्णन क्या कहलाता है, ये कंपटन प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है, कंपटन प्रभाव कहलाता है। ऑप्शन नंबर 48 नंबर का डी सही होगा। ध्यान रखिएगा, कंपटन प्रभाव क्या बताता है, कंपटन प्रभाव किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन द्वारा एक्सरे का प्रकीर्णन बताता है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबस्टेंस। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जो पूछा गया है कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या है। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पहला ऑप्शन दिया गया है एन ऑपरेटर डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ए पार्टिकल, यानी एक ऑपरेटर जो एक कण की स्थिति का वर्णन करता है उसे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहा जाता है। ऑप्शन बी है कि एन ऑपरेटर डिस्क्राइबिंग द मैक्सिमम ऑफ ए पार्टिकल, यानी किसी संकारक जो किसी कण के संवेग का वर्णन करता है इसे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहा जाता है। या ऑप्शन सी है एन ऑपरेटर डिस्क्राइब द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, यानी कि एक ऑपरेटर जो एक कण की कुल ऊर्जा का वर्णन करता है इसे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर किसे कहते हैं, ऐसा ऑपरेटर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है एक प्रकार का ऐसा ऑपरेटर है जो क्वांटम मैकेनिक्स में एक गणितीय ऑपरेटर है जो संपूर्ण निकाय के किसी भी कण की गतिज ऊर्जा के योग के बीच में संबंध बनाए रखता है।
ठीक है। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज एन ऑपरेटर डिस्क्राइब द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, यानी कि यहाँ पर आपका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, यानी एक ऑपरेटर जो एक कण की कुल ऊर्जा का वर्णन करता है इसे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50 जो कि पूछा गया है, व्हाट इज द पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। एक आयामी बॉक्स में एक कण क्या है? एक आयामी बॉक्स में एक कण क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया है कण जो केवल एक दिशा में गति करने के लिए सीमित है उसे आयामी बॉक्स कहा जाता है, यानी कि इसे वन डायमेंशनल बॉक्स कहा जाता है किसी भी पार्टिकल का। या एक कण जो केवल 2 आयाम की गति के लिए सीमित है उसे कहा जाता है पार्टिकल ऑफ वन डायमेंशनल बॉक्स। या ऑप्शन सी है एक कप केवल 3 आयामों के लिए गति करने के लिए सीमित है, यानी कि एक कप इज लिमिटेड टू मूव इन ओनली 3 डायमेंशनल। ठीक है, यानी कि 3 डायमेंशनल में जो गति करता हो उसको कहा जाता है पार्टिकल का वन डायमेंशनल बॉक्स। या ऑप्शन डी है एक कण जो किसी विशेष दिशा में गति करने के लिए सीमित नहीं है उसे कहा जाता है। तो दोस्तों वन डायमेंशनल बॉक्स कहा जाता है एक कण जो केवल एक ही दिशा में गति करने के लिए सीमित होता है, यानी कि पार्टिकल कन्फर्ट टू मूव इन ओनली वन डायरेक्शन। ओके, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, यानी कि 50 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों को हल कर लिया है। इसका पार्ट 2 कल आपको मिलेगा ठीक इसी समय पर, तो आप सब लोग वेट ज़रूर करिएगा। इस क्लास से आपको क्या सीख मिली? अगर आपको ये क्लास समझ में आई, पसंद आई, प्लीज़ लाइक शेयर वीडियो को ज़रूर करिएगा। और चैनल पर जो भी हमारे स्टूडेंट नए हैं, जो भी भाई बंधु हमारे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट करने का प्रयास करिएगा। इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जहां से आप इसकी PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।